वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 70वें संविधान संशोधन तक हमने अपनी चर्चा को खत्म किया था और उसके आगे से हम बात को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये है 71वां जो कि 1992 में होता है। कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा जो है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था जो कि भाषाओं से संबंधित है। और उसके बाद जो अनुसूचित भाषाएं हैं अर्थात उस अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं उनकी संख्या बढ़कर हो गई थी 18। ये उस समय की स्थिति है यानी 1992 की। इसके बाद 72वां त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। 73वां संशोधन भी 1992 में होता है। इसमें भाग 9 जोड़ा जाता है, पंचायत नाम दिया जाता है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की जो 29 कार्यात्मक मदें होती हैं उन्हें जोड़ा जाता है। पंचायती राज संस्थानों को सुरक्षा यहाँ प्रदान की जाती है संविधान के माध्यम से। 74वां देखते हैं, ये भी 1992 का है। और इस वाले संशोधन में शहरी स्थानीय निकाय, अब देखिए पीछे हमने पंचायतों को देखा कि उन्हें जोड़ा गया है और 1992 का जो समय है उसी समय ये 74वां भी होता है। और 74वें संशोधन में 9 नाम से एक नया भाग संविधान में जोड़ा जाता है। ये आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और नगर पालिकाओं के नाम से इसे यहाँ रखा जाता है, मतलब इसे नाम ही दिया जाता है नगर पालिका। 12वीं अनुसूची जो नई बनती है उसमें नगर पालिकाओं की 18 मदें जोड़ी जाती हैं। तो ये मामला है, पीछे आपने पंचायत और यहाँ नगर पालिका देखा। संविधान संशोधन का क्रमांक याद रखिएगा, वर्ष तो समान है। इसके बाद 75वां, इसका मतलब ये हुआ कि 1992 काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद 75वें संशोधन को देखें, ये 1994 का है। बीच में 1 साल गैप रहता है, कोई संशोधन नहीं होता है। किराया न्यायालय की स्थापना, किराया विवादों को सुलझाने के लिए। ये भी एक अच्छा खासा विवाद होता है। रेंट पर मकान देना या अपना फ्लैट देना और उसके बाद किराएदार और मकान मालिक के बीच में तमाम दाव पेंच होते हैं। तो उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के लिए ये न्यायालय स्थापित हुआ और न्यायालय किराया मामलों में मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों के संबंध में नियामक नियंत्रण स्थापित करने का काम करेंगे। दोनों तरफ से हो सकता है ना, मतलब ये भी हो सकता है कि मकान मालिक जो है वो किराएदार का एक्सप्लॉयटेशन करे और किराएदार भी मकान मालिक को ब्लैकमेल कर सकता है या तमाम तरीके से गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो दोनों पक्षों की सुनवाई। इसके बाद 76वां देखिए, इस तरह के जो अलग से न्यायालय या ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं इनका उद्देश्य होता है त्वरित निपटान, मतलब त्वरित न्याय मिल सके, आसानी से मिल सके, जल्दी मिल सके, सबका समय बचे, इसलिए इनकी स्थापना की जाती है। नहीं तो अदालतें तो है ही हैं, वो ये काम भी देख सकती हैं, लेकिन उनके पास पहले से ही बहुत सारे मामले होते हैं। फाइलों का एक लंबा ढेर होता है, ऊंचा पर्वत खड़ा होता है, तो उसमें ये और जुड़ते जाएंगे छोटे छोटे मामले, तो वो कितने मामलों का निपटान करेंगे और इससे न्याय मिलने में देर होगी, फिर चीज़ें गड़बड़ाने लगेंगी। तो इसलिए छोटे छोटे ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम, ये 1994 का है। मतलब राज्यों के शैक्षिक संस्थानों और राज्य सेवाओं को 69% आरक्षण उपलब्ध कराने, ये आरक्षण का प्रतिशत आप देखें, आरक्षण उपलब्ध कराने का काम करने वाला। और 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से यहाँ देखिएगा, 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से संरक्षण के लिए जोड़ा गया है। यानी संशोधन कहाँ पर होता है? 9वीं अनुसूची। और इसके बाद देखिए 1992 उच्चतम न्यायालय के द्वारा यानी अपने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये व्यवस्था कर दी जाती है कि कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। असली मामला तो यहीं पर है, देख रहे हैं, ये 1992 वाला है और इसके बाद वाली स्थिति हम यहाँ देख रहे हैं 1994 की। तो पीछे वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं, तो उसको यहाँ आधार बनाया गया। अब इसके बाद 77वां संशोधन 1995 में होता है और ये 95 वाला जो है इसमें सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग थे उनके लिए प्रोन्नति हेतु आरक्षण की व्यवस्था। नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था तो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो प्रमोशन होता है उसमें रिजर्वेशन का प्रोसेस ये दिखाया गया। और ये संशोधन उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रोन्नति के संदर्भ में दिए हुए निर्णय को समाप्त करता था। मतलब ऐसा होता है ना, जब संशोधन होता है तो पुराने फैसले रद्द करने पड़ते हैं। कई बार कोर्ट अपने ही जो पुराने निर्णय होते हैं उनमें संशोधन कर लेता है या उन्हें निरस्त कर देता है, ऐसा भी होता है। यहाँ देखिए 78वां, 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 27 और भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। 27 नए प्रकार के जो भूमि सुधार अधिनियम होते हैं उन्हें शामिल किया गया। हालांकि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक के समय में अच्छा खासा भूमि सुधार हुआ है और ये 1995 का है। और इसके बाद अनुसूची में कुल अधिनियमों की संख्या बढ़कर हो गई 282, अंतिम प्रविष्टि संख्या 284 ही है, तो वो आप याद रखिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कभी कभी क्या करते हैं ना, कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न निकटवर्ती विकल्प वाला दे देते हैं।
इसके बाद 79वां संशोधन है, ये 1999 का है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को 10 साल के लिए यानी 2010 तक के लिए बढ़ाना। और इसके बाद 80 नंबर का है, 2000 मतलब सन 2000 का है। केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व की वैकल्पिक जो अवमूल्यन योजना है उसको व्यवस्थित किया गया। साथ में ये जो व्यवस्था है ये 10वें वित्त आयोग की सिफारिश, उस समय 10th फाइनेंस कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया था और उसकी जो रिपोर्ट सौंपी जाती है, रिकमेंडेशन की जाती है, उसी की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया गया था। जो रिकमेंडेशन थी उसमें कहा गया था कि केंद्रीय करों और शुल्कों से प्राप्त कुल आय का 29% हिस्सा, आंकड़ा याद रखिएगा, 29% हिस्सा राज्यों के बीच में बंटना चाहिए। इसके बाद 81वां संशोधन है और इसमें राज्य को शक्ति दी गई कि पूरे वर्ष में यानी एक जो सत्र है उसमें भरी न जा सकने वाली आरक्षित श्रेणी की जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को अन्य अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की पृथक श्रेणी में माना जाए। मतलब जो एक बार बच गई हैं उनको एक अलग श्रेणी में रखा जाए, ऐसा इसमें कहा गया है अगले वर्ष के लिए। और ऐसी रिक्तियों को उस वर्ष की रिक्तियों में न मिलाया जाए, यहाँ ये स्पष्ट कहा गया, जिस वर्ष पे भरी जाती हैं उन्हें उस वर्ष की कुल रिक्तियों में 50% आरक्षण सीमा में सम्मिलित न माना जाए। ये आरक्षण की चीज़ों को और क्लियर करने के लिए ऐसा कहा गया था। दूसरे शब्दों में मतलब सरल भाषा में अगर देखा जाए, ये तो हमने मामला देख लिया, संशोधन ने बैकलॉग रिक्तियों के मामले में 50% तक की आरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया। तो अगर कोई नया अभ्यर्थी है, नया परीक्षार्थी है, अभी पहली बार वो राज्य व्यवस्था पढ़ रहा है, हालांकि ऐसे बहुत विरले लोग होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहा है, तो अगर उसको सिर्फ इतना बता दिया जाए तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि बैकलॉग रिक्ति क्या होती है और 50% आरक्षण की सीमा कहाँ समाप्त की जा रही है। इसीलिए ये पीछे लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया गया है। और इसके बाद देखते हैं आगे, देखिए तो 82वां संशोधन ये अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में व्यवस्था करता है कि केंद्र और राज्य लोक सेवाओं में आरक्षण और प्रोन्नति के मसले पर अंकों और योग्यता में छूट का उपबंध किया जाएगा। ये सन 2000 के ही है। अब इसके बाद 2001 में 84वां होता है, लोकसभा राज्य विधानसभा सीटों में पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए 2026 तक के लिए पाबंदी। ये देखिए आगे तक के लिए, और ऐसा जनसंख्या को सीमित करने के लिए किया गया, ठीक है, लेकिन जनसंख्या सीमित नहीं हुई। और लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी। और 1991 की जनगणना के आधार पर ये जो इसका गठन इत्यादि है, मतलब इसका फैसला किया गया। 85वां संशोधन भी 2001 का है और सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के मामले में यानी प्रमोशन के मामले में यहाँ जो परिणामिक वरिष्ठता है उसको आधार बनाया जाएगा, उसको जून 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था की गई। इसके बाद 86वां संशोधन है और 86वां संशोधन ये कहता है कि प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना देना चाहिए, और वो बनती है ना। एक नया आर्टिकल जुड़ जाता है 21 क या 21A, और राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। निदेशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया जाता है। राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरे किए जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध बनाने का प्रयास करेगा, ये प्रावधान था। और 51 का ये मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, तो उसमें मतलब ये पीछे की बात की जा रही है। अनुच्छेद 51 का जो है यहाँ देखें, इसके तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। मतलब पहले कितने थे, 10 मूल कर्तव्य थे मूल रूप से जब संविधान में संशोधन किया गया था, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 51 का, तो उसमें सिर्फ 10 ही मूल कर्तव्य थे। 11वां जोड़ दिया जाता है और इसमें कहा गया कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को, चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक हो, मतलब जो उसका संरक्षण कर रहा है, उसे 6 और 14 वर्ष की उम्र, मतलब दोनों के बीच की जो एज लिमिट है 6 से 14, उसके बीच में शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराए या शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए, यानी पढ़ाना कर्तव्य। तो ये मामला है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दिए भाई, संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और सर का नंबर है उस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करेंगे तो वो रिसीव नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, अगर फ्री का वीडियो आपको देखना है तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें वहाँ पे शेयर की जाती हैं। तो अगला मामला शुरू होता है 87वें संशोधन से, और ये जो संशोधन है ये 2003 का है। और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में, ठीक है, क्षेत्रीय निर्वाचन इलाकों में या क्षेत्रों में जो पुनर्निर्धारण का आधार है वो 2001 की जनगणना के आधार पे होगा, न कि 1991। अभी जो पीछे 1991 को आधार बनाया गया था ना, तो अब नई इसमें देखिए 10 साल में जो सेंसस है वो नया आ जाता है। इस साल अपवाद हुआ, मतलब इस वर्ष या 10 साल का जो गैप हुआ है उसमें
कोविड की वजह से लेट हुआ है, लेकिन नया सेंसस रिकॉर्ड आएगा। तो फिलहाल यहाँ 1991 को आधार नहीं बना के अभी 2001 को आधार बनाएगा। पीछे आपने देखा था कि 84वां संशोधन होता है, उसमें 1991 कहा गया था। इसके बाद 88वां है, और इस अधिनियम के द्वारा सेवा कर के संबंध में उपबंध बनाए गए हैं और सेवाओं पर केंद्र के द्वारा कर लगाया जाएगा, लेकिन इसकी प्राप्तियां केंद्र और राज्य के द्वारा संग्रहित विनियोजित संसद के द्वारा सुझाए गए फार्मूले के हिसाब से, मतलब अंतिम जो दारोमदार है वो संसद के हाथ में होगा। ये 2003 का था। 89वां संशोधन होता है, और ये संविधान संशोधन जो है इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, इसको 2 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, मतलब अनुसूचित जाति आयोग अलग और अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो अलग हो जाता है। 3 सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का इसमें बंदोबस्त कर दिया। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, ये आप जानते ही हैं। इसके बाद 90 नंबर का होता है, इसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल जो एरियाज डिस्ट्रिक्ट थे, असम के क्षेत्र की बात हो रही है। तो इन्हें असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्व प्रतिनिधित्व को कायम रखने की बात की गई थी, ऐसा आप देख रहे हैं। इसके बाद 91वां संशोधन, इसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि ये मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित करने का काम करता था मूल रूप से, और दोषियों को लोक पद धारण करने से रोकना, मतलब दल बदल का जो कानून है उसको, और दल बदल के विरोध में जो कानून है उसको और मजबूती देना, ये इसका उद्देश्य था। मतलब नैतिक आचरण किसी नेता का भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, और ऐसे वो मनमाने तरीके से एक दल छोड़ के सत्ता के लालच में अगर दूसरे दल में जा रहा है तो उससे संबंधित यहाँ रूल रेगुलेशन चलाया गया था। पहली चीज़ ये है कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या नहीं होनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या। मतलब देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, ये ध्यान दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में जितने मेंबर हैं उसका 15% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप देखें, संसद के किसी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता का निरअर्ह करार दिया जाता है, मतलब अयोग्य करार दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी, यहाँ देखें, मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी निरअर्ह ही होगा। मतलब इसमें जो अर्हता उस व्यक्ति की होगी उसको निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। ये एक यहाँ का कंडीशन है। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो ये कहता है कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर राज्य से निरअर्ह करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी अयोग्य ही सिद्ध होगा। मतलब उसे घोषित कर दिया गया है कि वो उस पद के लिए भी तब काबिल नहीं माना जाएगा। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य, चाहे वो किसी दल से संबंधित हो या दल बदल के आधार पे उस पर आरोप लगे हुए हो, तो वो निरअर्ह ही करार दिया जाता है। मतलब यहाँ जो निरअर्हता है वो उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसे मतलब यहाँ अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और ऐसा सदस्य किसी लाभप्रद राजनीतिक पद को धारण करने के लिए भी अयोग्य होगा। ऐसे पद से अभिप्राय, यहाँ लाभ का पद जो है उससे मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कोई पद जहाँ उस पद के लिए लोक राजस्व से वेतन, अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान इत्यादि किया जाता है। और दूसरा ये कि केंद्र या राज्य सरकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्णयाधीन कोई पद है जहाँ उसके पद के लिए लोक राजस्व से वेतन और अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान किया जाता है। मतलब लोक राजस्व से वो वेतन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के लाभ के पदों के लिए वो अयोग्य होगा। 10वीं अनुसूची में वर्णित वह उपबंध जिसके हिसाब से यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि दोषियों को फूट के आधार पर कोई संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। 92वां संशोधन बताता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं, और भाषाएं कौन कौन सी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आप जानते ही हैं। और इसके बाद कुल मिलाकर अब अनुसूचित भाषाओं की संख्या हो गई 22। 14 भाषाओं को शुरू में शामिल किया गया था, यहाँ एक साथ उसे समराइज किया गया है क्योंकि ये पूछा जाता है। मतलब भाषाओं से संबंधित जो संशोधन हुआ है या अनुसूची है उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो 14 भाषाओं को शुरुआत में ही शामिल किया गया था। उसके बाद 1967 में 21वां संशोधन हुआ था तो सिंधी को शामिल किया गया था। फिर 71वां पीछे हमने सब देखा है। 71वां 1992 में हुआ था तो उसमें कोंकणी, मणिपुरी, इसको मैतेई भी कहा जाता है, और नेपाली को जोड़ा गया था। इसके बाद 2004 में 92वां होता है तो उसमें आप देख ही रहे हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
93वां संशोधन किस चीज़ के बारे में है? 93वां संशोधन होता है आपके 2005 के समय में, और राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई। और इन शैक्षिक संस्थानों में निजी क्षेत्र के संस्थान भी शामिल होते हैं, उन्हें आप देख रहे हैं। इसके बाद 94वां संशोधन है, ये 2006 का है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा बिहार को एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि अब बिहार और झारखंड वाला मामला अलग अलग आप देखते हैं, और अब झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए इसको लागू कर दिया गया। असल में यहाँ जो जनजातीय मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान था वो जनजातियों की वजह से था, जनजातियों के प्रतिनिधित्व की वजह से था। तो अभी जो जनजातियों वाला हिस्सा है वो तो बिहार से अलग हो गया। वैसे ही मध्य प्रदेश से जो जनजातीय बहुल क्षेत्र था, यानी आपका छत्तीसगढ़, वो अलग हो गया, तो वहाँ पर ये प्रावधान किया गया। और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी ये प्रभावी हो गया, जहाँ ये पहले से ही प्रयोग में था। मध्य प्रदेश में ये अभी भी काम करता है, तो इसे आपने देखा। इसके बाद 95वां संशोधन होता है 2009 में। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एंग्लो इंडियन जो समुदाय होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय, उनके लिए विशेष आरक्षण को 10 वर्षों, अगले 10 वर्षों यानी 2020 तक की बात है, वहाँ तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। ये 2009 में कहा गया था। उड़िया के स्थान पर उड़िया ये बदला गया, और अंग्रेज़ी भाषा की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित उड़िया भाषा के उच्चारण को उड़िया कर दिया गया। मतलब ये अंग्रेज़ी में रूपांतरण करने पर आप स्पेलिंग का अंतर देख रहे हैं। पहले ओरिया पढ़ते थे अंग्रेज़ी में, उसके बाद अब ओडिया हो गई। ये 2011 का है। उसके बाद 97वां होता है, और ये संशोधन सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान और संरक्षण देता है। इसमें 3 तरह के बदलाव होते हैं, जो कि 2 इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि तीनों ही महत्वपूर्ण है। एक बार देख लीजिए। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये थी कि जो राज्य की नीति है उसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत भी समावेशित, मतलब DPSP में एक और जुड़ गया। और सहकारी समितियों के नाम से एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया, जो कि था 9ख। ध्यान दीजिएगा। 7वीं अनुसूची की जो 32 राज्य सूची की प्रविष्टि है, उसके अंतर्गत ये राज्य का विषय है। ठीक है, सहकारी समिति का जो मामला है ये राज्य सूची का विषय है। और 97वां, आगे हम लोग सूची देखने वाले हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उसमें कौन कौन से विषय हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर। इसके बाद जब 97वां संशोधन होता है तो उसके हिसाब से सहकारी समिति का गठन अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के हिसाब से एक मौलिक अधिकार बन गया। यहाँ हमने देखा कि मौलिक अधिकार बना, कैसे बना वो आप यहाँ देख रहे हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा उसे ये अधिकार दिया गया, शक्ति दी गई, वो आपने देखा। 97वां संशोधन अधिनियम जब किया गया तो उसमें 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के हिसाब से संघ शब्द के बाद सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। ठीक है, और यहाँ 43B को शामिल किया गया, सहकारी समितियों के नाम से एक नया भाग। तो वो सब हमने पीछे देख लिया है। इसके बाद 98वां संशोधन 2012 में होता है, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। और इसका लक्ष्य एक ऐसे संस्थागत क्षेत्र की स्थापना था जो कि विकास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानव संसाधन है, उनको बढ़ाने का काम करे। ठीक, धन का न्याय संगत आवंटन इत्यादि। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद 99वां, इसमें क्या हुआ, कॉलेजियम सिस्टम जो है ये फिर से एक बार यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ देखें, मतलब कॉलेजियम तो पहले से ही था, जजों की नियुक्ति से संबंधित ये प्रावधान था। तो इसमें होता ये है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी अपना जो सुप्रीम कोर्ट है और अपना हाई कोर्ट, यहाँ पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को रिप्लेस करके उसके स्थान पर एक नए न्यायिक राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसको नाम दिया गया। हालांकि बाद में ये बहुत समय तक चल नहीं पाता है। तो 2015 में, ये 2014 का संशोधन है, 2015 में सर्वोच्च न्यायालय खुद ही इसको असंवैधानिक घोषित कर देता है, क्योंकि कॉलेजियम उन्हें ज़्यादा रास आ रहा था। और फिलहाल अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से कॉलेजियम ज़्यादा बेहतर है। हालांकि इस संदर्भ में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये कुछ जो एक तरह से सूक्ष्म दृष्टिकोण रखा जाता है तो उसे देखेंगे तो आपको भी महसूस होगा। फिलहाल यहाँ देखें तो असंवैधानिक और मतलब रद्द घोषित कर दिया कोर्ट के द्वारा इसे। परिणाम स्वरूप पूर्व में चल रही जो कॉलेजियम प्रणाली है वो एक बार फिर से लागू हो गई। उसे लागू नहीं करना पड़ा, वो फिर से लागू हो गई, क्योंकि कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए ही। अब 100वां संविधान संशोधन। देखिए, संसद भले ही मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इस नाम पे जो मना है वो संशोधन करते,
लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहीं से सिद्ध कर पाता है, मतलब उसे ये प्रमाण प्राप्त हो जाता है कि ये चीज़ असंवैधानिक है, संविधान के नियमों के खिलाफ है, मूल ढांचे की जो गरिमा है उसका ये पालन नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वो इसे रद्द कर सकता है, ये अधिकार उसके पास है। तो ये हमने देखा। और 100वें नंबर का जो संशोधन है ये 2015 में होता है, भूमि सीमा समझौता इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1974 वाला। कुल मिलाकर जो भूभाग का अधिग्रहण और भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण वाला मामला था, उसमें देखिए इसका ये पीछे का मैटर दिया हुआ है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि ये जो संशोधित अधिनियम है इसके माध्यम से 4 राज्यों, और 4 राज्य कौन कौन से, ये असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इनके भूभागों से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित कर दिया जाए, और ऐसा किया गया। तो ये 2015 वाला। 101वां संशोधन आप भी जानते हैं, ये जीएसटी से संबंधित है। 2016 में अधिनियम आता है। कुल मिलाकर जीएसटी लागू होता है जुलाई 2017 में। जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं उसमें से अधिकतम को, सभी को नहीं, अधिकतम को एक साथ कंपाइल किया गया और एक एकीकृत कर व्यवस्था की नींव डाली गई। तो ये है। और इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने का प्रयास किया गया, एक राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने का लक्ष्य। हालांकि कुछ लोगों का आरोप है कि जीएसटी आने से महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जीएसटी के नफ़े भी हैं, नुकसान भी हैं। हम यहाँ निबंध नहीं लिखने जा रहे हैं तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ हम सीधा सीधा जो तथ्य हैं उनको देखेंगे। प्रस्तावित केंद्रीय और राज्य वस्तु सेवा कर इत्यादि जो है उसमें आप देखिए ध्यान से कि राज्य वस्तु और सेवा कर उन सभी वस्तुओं पर लगाएगा जिसमें कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, ठीक है, सिवाय उन सभी वस्तुओं के जो कि वस्तु और सेवा कर के दायरे से बाहर हैं। मतलब संशोधन में जो प्रावधान थे वो इंपॉर्टेंट है, ये बातें तो पीछे रहती ही हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक के लेन देन पर वस्तु और सेवा कर लगाने के लिए कानून बनाने हेतु संसद और राज्य विधानसभाओं को समवर्ती कर लगाने की शक्तियाँ दी गई, ठीक है। दूसरा मामला ये था कि इसने संविधान के तहत विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा को ही खारिज कर दिया और वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्जातीय लेन देन पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर लगाने का जो प्रावधान है वो दिखाई देता है। साथ में राष्ट्रपति के आदेश से एक वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल की स्थापना, 5 साल की अवधि के लिए वस्तु और सेवा कर की शुरुआत के कारण राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा, मतलब जितना भी रेवेन्यू का घाटा लगेगा राज्यों को उसकी प्रतिपूर्ति मुआवजा किया जाएगा। 7वीं अनुसूची की संघ और राज्य सूची में कुछ प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित और लोप करने का जो काम है वो भी यहाँ पर किया गया। कुछ को प्रतिस्थापित कर दिया गया और कुछ को गायब कर दिया गया। यहाँ एक चीज़ कही गई है, वस्तु और सेवा कर काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है और ये जितने भी जीएसटी वाले मामले होते हैं उस पर केंद्र और राज्य से, मतलब दोनों से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों से सिफारिशें करता है। 279A क्लॉज फर्स्ट के हिसाब से ये संशोधित संविधान का जो अधिनियम आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 279A के लागू होने के 60 दिनों के भीतर जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा, तो हालांकि वो हो चुकी है, ये मामला पीछे का है, तो वो जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद 102वां संशोधन होता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इसमें संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसके फायदे गिनाए गए हैं तो वो तो आप जब इसे पढ़ेंगे आगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो उसमें ये चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी। यहाँ बस इतना समझिए कि संवैधानिक दर्जा इसको 1993 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा दिया जाता है और ये संशोधन इसलिए किया जाता है। इसके बाद 103वां है, तो 103वां संशोधन ये बताता है कि नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने हेतु राज्य को सशक्त बनाना और राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों हेतु 10% सीटों के आरक्षण के प्रावधान की अनुमति दी जाती है। ये मामला आप देख रहे हैं, मतलब वही EWS आरक्षण वाला इसमें जो गेम है वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद चलें आगे, 104वां संशोधन देख लेते हैं। यहाँ कहा गया 104वें संशोधन में कि पहली चीज़ तो इसे 2019 में लाया गया था और लोक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण की जो समाप्ति समय सीमा है उसको इसमें बढ़ा दिया गया था, ठीक है। ये लोकसभा की बात हो रही है। और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 का है उसके रूप में अधिनियमित होने पर 126वें संशोधन विधेयक के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को यहाँ देखिए कुछ जो अनुवाद संबंधी समस्याएं हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें मोटे तौर पर आप मामला समझ लीजिए। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो 104वां संशोधन 2019 है उसके नाम से इसे जाना जाता है। ये 2019 का यहाँ डेट नहीं दी है, इसलिए डेट वहाँ बताई जा रही है। और इसमें आरक्षण की जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके सदस्य और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण की समाप्ति की समय सीमा को बढ़ाया गया था। असली मामला यही है और इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद 105वां है और 105वें संशोधन में कहा गया कि ये 19 अगस्त 2021 को
यहाँ देख रहे हैं आप डेट, ठीक है। और 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, उसके अगले दिन यानी 19 अगस्त को ये 2021 में लागू हो जाता है। इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की जो पावर थी उसको फिर से बहाल कर दिया जाता है। और 105वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद जो 338B था, 342A था, साथ में 366, उन सब में आपको संशोधन करना पड़ता है। इसके बाद देख रहे हैं कि संविधान के तहत संघ और राज्यों दोनों को यह पहचानने की शक्ति दी गई कि ये SEBC मतलब वही, और आमतौर पर इन्हें OBC के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये व्यक्ति हैं कौन से, पहले तो इन्हें पहचाना जाएगा तभी तो इन्हें सुविधा प्राप्त होगी। तो ये मान्यता देने का बीड़ा उठाया गया है, हालांकि अब इसमें काफ़ी सारे काम अभी बचे हुए हैं। इसके बाद 124वां संशोधन आप देख रहे हैं। देखिए 124वां संशोधन बिल जो है, इसमें EWS विधेयक को 9 जनवरी 2019 को भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी जो अपर हाउस होता है राज्यसभा, वहाँ पे पारित किया गया। उसके बाद 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा इसे मंजूरी प्राप्त हो जाती है और एक राजपत्र जारी किया जाता है। बाद में ये कानून बन जाता है। गुजरात इसको पहली बार लागू करता है, मतलब पहला राज्य वही बनता है 14 जनवरी 2019। डेट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य का नाम याद रखिए। उसके बाद फिर बाद में उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड, ठीक इस तरीके से, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश जो है वो गुजरात और झारखंड के बाद तीसरा राज्य बनता है जो कि इस प्रावधान को लागू करता है। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद झारखंड, तीसरे नंबर पर अपना यूपी। अब अगला जो हमारा मैटर है उसमें हम संविधान के कुछ स्रोतों को देखेंगे। हालांकि इन चीज़ों को आप जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, कम से कम इनमें प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, चूँकि हमारा संविधान बहुत बड़ा है, लिखित है, और तमाम देशों के कॉन्स्टिट्यूशन या जो वहाँ के नियम कायदे थे वहाँ से हमने सीखा है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवर्ती सूची ले रखी है, साथ में व्यापार वाणिज्य समागम की आज़ादी, संसद के दोनों सदनों का जो ज्वाइंट सेशन होता है वो मामला हमने वहीं से सीखा है। जर्मनी का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है या वाइमर संविधान आप इसे कह सकते हैं, इससे इमरजेंसी के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन है उसे हमने सीखा है। यहाँ पे सोवियत संघ की बात हो रही है तो यहाँ से हमने मूल कर्तव्य को लिया है। प्रस्तावना में जो नए शब्द जोड़े गए जैसे न्याय, हालांकि नए शब्द न्याय से संबंधित नहीं है, वो बाद में जोड़े जाते हैं। यहाँ पर प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है उसमें कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है और वो कहाँ से प्रेरित है वो बताया जा रहा है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, उसके आदर्श से संबंधित वहाँ पर बातें हैं। तो ये हमने रूस के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जो है उन्हें लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, इससे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान का जो संविधान है वहाँ से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। भारत शासन अधिनियम 1935, इससे तो बहुत कुछ लिया है। संविधान का मैक्सिमम हिस्सा, या आप कह लीजिए कि संविधान का पूरा फ्रेम, ये हमने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही उठाया हुआ है। और उसमें कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि संघीय तंत्र है, आपका राज्यपाल का ऑफिस है, न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन जितने भी प्रोविज़न है, साथ में प्रशासनिक जितना भी ढांचा है सब हमने वहीं से उठाया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन व्यवस्था को मूल रूप से लिया है। बाकी कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल की प्रणाली, परमाधिकार रिट जो जारी की जाती है, साथ में संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सब हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यहाँ से हमने मूल अधिकार लिए हैं, साथ में न्यायपालिका की आज़ादी, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से ही सीखा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की जो व्यवस्था है, और राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वो सब हमने यूनाइटेड स्टेट से सीखी है। इसके बाद आयरलैंड का संविधान, DPSP तो लिया ही है, साथ में राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन की पद्धति है वो सब, और राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखी है। कनाडा का संविधान, ये सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बातें हमें सिखाता है, साथ में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी हमने कनाडा के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी हमने सीखा है कनाडा के ही संविधान से। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने अपने कई सारे फैक्ट्स क्लियर किए हैं, कई सारी बातों को किया है। आगे जो हमारा वीडियो होगा यानी वीडियो नंबर 11, उसमें हम संघ सूची से संबंधित विषयों को देखेंगे। मौलिक रूप से इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में कितने हैं, मतलब बातें अभी बहुत लंबी होंगी। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।